हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यू लैब्स फॉर यू। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त श्रीकांत, लेकर आ गया हूं क्यू संवाद का एक नया एपिसोड। आज के एपिसोड में मेरे साथ हैं रोहित ओझा। आज हम रोहित से बात करेंगे ओटीटी डोमेन के बारे में, ओटीटी एप्लीकेशंस की टेस्टिंग के बारे में। और हम बात करने वाले हैं बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस जो हम डेली लाइफ में देखते हैं ओटीटी एप्लीकेशंस पे। सो उससे पहले वेलकम करते हैं रोहित का। हाय रोहित, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया श्रीकांत, आप बताइए। ऑल गुड ऑल गुड। रोहित, अगर आप अपना थोड़ा सा इंट्रो दे दें तो बेटर रहेगा हमारी ऑडियंस के लिए। श्योर श्रीकांत। सो मेरा नाम रोहित है एंड मेरा 11 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग डोमेन में, जिसमें से मोस्टली आप कह सकते हो ओटीटी डोमेन में है। अराउंड 8-9 ईयर्स से मैं ओटीटी के लिए काम कर रहा हूँ। डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स के लिए मैंने काम किया हुआ है, लीडिंग ब्रांड्स के लिए काम किया हुआ है, और अभी भी करंटली एक लीडिंग ब्रांड्स के साथ में एसोसिएटेड हूँ। सो इट्स आई मीन इट वाज अ वंडरफुल जर्नी सो फार, and still enjoying this journey and looking for a good learning and all. ओके, सो आई मीन रोहित, जैसे आपको ये अराउंड 8 to 9 ईयर्स आपने जैसे मेंशन किया ओटीटी में आपको एक्सपीरियंस है। सो आप ओटीटी में आए कैसे एग्जैक्टली exactly? मतलब ओटीटी आजकल तो बहुत बूमिंग है, राइट? बट आपने बहुत अर्ली स्टेज में स्टार्ट करा। कैसे आप उस डायरेक्शन में मूव करा आपने, और आज आपको कैसा लगता है कि इस डायरेक्शन में जहाँ पे आज आप हो, आगे करियर में आप कैसे बढ़ोगे? कंफर्टेबल लगता है ओटीटी पे, आई मीन? हाँ मतलब स्टार्टिंग में तो व्हेन आई स्टार्टेड तो उस टाइम पे तो ओटीटी बहुत नया था मार्केट में। मतलब लोग, बहुत कम ही एप्लीकेशंस थी उस टाइम पे जो लोग जानते थे और देखते थे। सो बूमिंग मैं कह सकता हूँ ओटीटी में स्टार्ट हुआ कोविड पेंडेमिक के बाद में। राइट। बहुत ज़्यादा लोगों ने ओटीटी वॉच करना स्टार्ट किया, उसके बाद एक क्रेज़ आ गया ओटीटी के अंदर। लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया था तो इंटेंशनली नहीं स्टार्ट किया था, मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिली एक प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए, एंड इट वाज अ आई मीन लाइव स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन। तो उस पर काम किया, काफ़ी चीज़ें नई सीखने को मिली, है ना। वीडियोस के बारे में पता लगा, कैसे वीडियोस चलते हैं, कैसे लाइव स्ट्रीमिंग चलती है। तो वो सारी चीज़ें सीखने को मिली, धीरे 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 फिर ग्रो करते गए। और फिर जब एक बार एक्सपीरियंस आ गया तो फिर अदर अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलने लगी विद इन द कंपनी, और फिर बाद में मूव किए तो सेम डायरेक्शन में ही आ गए। ओके। ओके, सो रोहित, हम लोग ओटीटी के बारे में बार बार बोल रहे हैं, ओटीटी वर्ड, राइट? तो ओटीटी क्या मीनिंग है इसका एग्जैक्टली exactly? क्योंकि हमारी ऑडियंस में बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जिन्हें ओटीटी के बारे में पता ही ना हो शायद, राइट? तो ये करेक्ट। ओटीटी क्या है? ओटीटी का फुल फॉर्म तो मैं बता दूं आपको कि ओवर द टॉप करके फुल फॉर्म होता है। लेमन टर्म में बात करें तो ओटीटी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम इंटरनेट के थ्रू कंटेंट्स वॉच करते हैं, जैसे जो भी वीडियोस हैं, ऑडियोज हैं। ट्रेडिशनली अगर मैं बात करूं कि हम पहले टीवी में जो भी चीज़ें देखते थे, आज हम वो इंटरनेट के थ्रू मोबाइल में देखते हैं या किसी और प्लेटफॉर्म पे देखते हैं। तो दोनों टेक्नोलॉजीज़ में डिफरेंट है। जो हमारी ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजीज़ होती थी वो सारी सैटेलाइट के थ्रू चलती थी, राइट। टर्म्स वाइज उसको लीनियर बोलते हैं कि लीनियर चैनल्स या फिर ओटीटी बेस्ड चैनल्स। सो वो लीनियर टेक्नोलॉजीज़ है जो कि हमारी सैटेलाइट के टेक्नोलॉजी पे काम करती है, और जो ओटीटी की टेक्नोलॉजी है वो सारी इंटरनेट के थ्रू काम करती है। मतलब लेमन मोटा मोटा यही समझ सकते हैं कि इंटरनेट के थ्रू कंटेंट डिलीवर होते हैं और वो हम सारे वॉच करते हैं। ओके ओके ओके, ठीक है। तो आपने जैसे कहा कि ये ओटीटी हमारा डिफरेंट है, राइट? तो इसकी टेस्टिंग भी डिफरेंट तरीके से होती होगी। आई मीन एक ट्रेडिशनल एप्लीकेशन की टेस्टिंग अगर मैं बात करूँ और एक ओटीटी एप्लीकेशन की टेस्टिंग की बात करूँ, तो कितना डिफरेंस है दोनों में? बहुत सारा डिफरेंस होता है। कुछ डिफरेंट स्किल सेट रिक्वायर्ड होता है। जो स्टार्टिंग में मैं बात करूं तो आपको नेटवर्क पे अच्छा कमांड होना चाहिए कि सारे नेटवर्क्स कैसे काम करते हैं, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स कैसे काम करते हैं। हम्म। बिकॉज सारा जो वीडियो या सारा जो लाइव स्ट्रीमिंग है वो सारा नेटवर्क बेस्ड होता है, सारे ओके। कुछ प्रोटोकॉल्स पे चलते हैं। तो वो, अगर आपको इसकी इंजीनियरिंग समझनी तो आपको पहले नेटवर्क पे अच्छी कमांड होनी चाहिए, प्लस आपका वीडियो टेक्नोलॉजी में अच्छा नॉलेज होना चाहिए, अच्छे स्किल सेट होने चाहिए, आपको टर्म्स पता होने चाहिए, हम्म। है ना। तो और आपको एक एज अ यूज़र आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए कि एक अच्छा कंटेंट कैसा होना चाहिए। मतलब अगर मैं कोई भी एक कंटेंट वॉच कर रहा हूँ किसी भी एप्लीकेशन पे, तो आई शुड बी एबल टू यू नो नो कि हाँ ये कंटेंट चल रहा है,
और इसमें इस रेजोल्यूशन में पर्टिकुलर चल रहा है, इस क्वालिटी में चल रहा है, तो इसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, हम्म, है ना, एक्सपेक्टेड क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, और कहाँ पे इश्यूज आ सकते हैं, है ना, कुछ टर्म्स पता होने चाहिए कि बफरिंग क्या होती है, पैचेस क्या होते हैं, ग्रीन एरियाज क्या होते हैं, है ना, ग्रेन्स क्या होते हैं। हम्म। तो वीडियोस में ये बहुत मैटर करता है। ओके, ओके, ठीक है। तो आपने इतनी सारी चीज़ें बता दी अभी। एक ओटीटी, आई मीन फ्रेशर के लिए डेफिनेटली ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, या कोई भी जो ओटीटी डोमेन में जाना चाहता हो, राइट। तो अगर मैं रेजोल्यूशन की बात करूं, अगर एक एप्लीकेशन को एज अ लेमन यूज़र, या मैं नॉर्मल यूज़र जिसको नहीं पता कि ओटीटी में कैसे टेस्टिंग होती है, और वो डिफरेंट रेजोल्यूशंस पे जाके अपनी जो भी वीडियोज़ है उन्हें वॉच करता है, बट एज अ टेस्टर आप क्या करते हो उसको टेस्ट करने के लिए? आई मीन आपका क्या रोल रहता है वहां पे रिजोल्यूशन स्पेसिफिक, अगर टेस्टिंग की बात करें? करेक्ट। सो देखिए, क्या होता है कि किसी भी एप्लीकेशन के लिए जो ओटीटी एक कंटेंट प्रिपेयर होता है, वो डिफरेंट डिफरेंट रेजोल्यूशंस के लिए प्रिपेयर होता है, बिकॉज वो जो कंटेंट है वो किसी एक टारगेटेड डिवाइस के लिए नहीं होता। वो होता है आपका मोबाइल के लिए भी होगा। अब मोबाइल में भी बहुत सारी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, है ना। कुछ हमारा आई मीन थोड़ा सा लो ग्रेड डिवाइसेस होते हैं, है ना, राइट। जिनकी हार्डवेयर कैपेबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं होती है, इतनी अच्छी नहीं होती है, और कुछ हाई एंड डिवाइसेस होते हैं, है ना, राइट। कुछ टीवी प्लेटफॉर्म होता है, कंसोल वीडियो आई मीन जो गेमिंग कंसोल होते हैं उसके लिए भी ओटीटी एप्लीकेशन चलती हैं, प्लस उसके अलावा वेब के लिए चलती हैं, डिफरेंट अलग टीवी प्लेटफॉर्म के लिए चलती हैं। तो इतना ज़्यादा वेरिएशन होता है, तो एक कंटेंट के लिए हमें जब भी ट्रांसकोडिंग होती है, तो ट्रांसकोडिंग वर्ड आई थिंक लोग नहीं जानते होंगे जो नहीं इस फील्ड में है। तो जनरली क्या होता है कि हमारे पास एक रॉ अगर कोई फाइल है, रॉ वीडियो है, तो उसको हम डिफरेंट डिफरेंट रेजोल्यूशन क्रिएट करते हैं थ्रू ट्रांसकोडिंग। अब केवल रेजोल्यूशन ही नहीं क्रिएट होता, बहुत सारी अदर अलग चीज़ें भी होती हैं, लेकिन अगर आप हाई लेवल पे समझो तो हमें डिफरेंट डिफरेंट रेजोल्यूशन मिल जाते हैं ट्रांसकोडिंग के बाद। और फिर हमें ये चेक करना होता है कि जो डिज़ायर्ड रेजोल्यूशंस हमने जो अ, भेजे थे ट्रांसकोडिंग के लिए, वही हमारे पास आए हैं नहीं आए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी अलग अलग मैनिफेस्ट आती हैं, आपको मैनिफेस्ट में देखना होता है, डिफरेंट ऑडियो का अलग बनता है फाइल, वीडियो का अलग फाइल बनता है। देन फिर वो जिस जिस डिवाइसेस के लिए जो जो रेजोल्यूशंस हैं वो प्रॉपरली वहाँ पे चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें देखनी होती हैं। फिर उनकी जो क्वालिटी, उनकी जो बिट रेट सेट कर रखी है, उस बिट रेट के हिसाब से चल रही हैं नहीं चल रही हैं, है ओके। ना। उनकी स्विचिंग आपस में, अगर मैं एबीआर में चला रहा हूँ तो उसकी स्विचिंग हो रही है नहीं हो रही है विद दी नेटवर्क स्पीड एंड ऑल, तो ओके। उसका वेरिएशन के बाद वो स्विचिंग वगैरह हो रही है नहीं हो रही। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट हाई लेवल पे आप ऐसे ही समझ सकते हो। ओके। ओके। तो रोहित, आपने जैसे डिवाइसेस की बात करी कि डिवाइसेस हो गया जहाँ पे आपने एंड्रॉयड आईओएस हो गया, या टीवी की बात करें या गेम कंसोल की बात करें, तो अभी मैं अगर सिर्फ डिवाइसेस में लूँ आईओएस और एंड्रॉयड, जहाँ पे डिफरेंट वर्जन्स भी होते हैं, राइट, और डिफरेंट डिवाइसेस भी होती हैं, ठीक है, तो इतना एरिया कवरेज फ्रॉम टेस्टिंग प्रोस्पेक्टिव कैसे करते हैं? आई मीन एक चैलेंज की तरीके मुझे तो लगता है ये बहुत चैलेंजिंग है। आपने जैसे बोला, एक वीडियो आई और उसको आपको हर डिफरेंट सेट ऑफ डिवाइसेस पे क्रॉस चेक करना है, राइट। तो वो चीज़ करने के लिए कितना डिफिकल्टी होती है, और उसको उस चैलेंज को कैसे रिजॉल्व करते हैं? आई मीन। देखो, आईओएस एंड्रॉयड की बात की जाए तो आईओएस में तो उतने ज़्यादा वेरिएशन नहीं होते हैं। हम्म। मोस्टली एंड्रॉयड में बहुत आपको वेरिएशन मिल जाएंगे, एन नंबर ऑफ वेरिएशंस होते हैं, तो सारे डिवाइस को कवर कर पाना तो मुश्किल होता है, क्योंकि आप एंड्रॉयड का हर डिवाइस लेके आप उसको टेस्ट नहीं कर सकते। तो ओके। हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि जो फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्रीन साइज, है ना, कि जो भी डिवाइस का स्क्रीन साइज है, और उसकी हार्डवेयर कैपेबिलिटी कैसी है, प्लस ओएस वर्जन हमारा कैसा है, ठीक है। अब उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि सबसे पहले आपको अपना टारगेट ऑडियंस देखना पड़ेगा कि आपके पास जो आपके ऑडियंस है, सपोज कोई भी एप्लीकेशन है, एक्स एप्लीकेशन की कितनी ऑडियंस ऑडियंस बेस्ड है और किस किस डिवाइसेस पे हैं, वो डेटा आपको लेना पड़ेगा। और उस डेटा के बेसिस पे आप अपने सेट ऑफ डिवाइसेस को चूज कर सकते हो। जितने ज़्यादा यूजर्स उस मोबाइल को यूज़ कर रहे होंगे, उसके बेसिस पे आप कुछ डिवाइसेस लेके आप उसको इंश्योर कर सकते हो कि सारा कवरेज आपका हो जाए इन सारी चीज़ों को मिला के। ओके। तो सारी चीज़ें तो कवर कर पाना मुश्किल होता है, बट हाँ, मैक्सिमम आप अपने ऑडियंस के बेसिस पे, प्लस ये जो तीन चार चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, स्क्रीन साइज के बेसिस पे या हार्डवेयर के बेसिस पे, या फिर उसके अलग अलग ओएस के बेसिस पे। ओके। ओके, फाइन।
आपने एक वर्ड अभी यूज किया था, ये एबीआर, राइट? तो ये एबीआर क्या है? ABR इज नथिंग बट लाइक एडाप्टिव बिट रेट, जिसमें क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट रेजोल्यूशन के लिए हम ना एक बिट रेट सेट करते हैं। बिट ओके। रेट एज इन कि कितने सपोज कितने इंटरनेट स्पीड पे वो कंटेंट सीमलेसली चलेगा। ठीक ओके। है, आप हाई लेवल पे ऐसे समझ लो, जैसे 10 Mbps का कोई हमारा कंटेंट कोई बिट रेट है जो सपोज 480 करके एक रेजोल्यूशन है, उस पर सपोर्ट करेगा हमारा। ओके। तो ABR क्या करता है कि सपोज अब होता क्या है कि जनरली हमारे घरों में या कहीं पे भी जो इंटरनेट स्पीड होती है वो वेरी करती है कई बार, है ना। कई बार बहुत अच्छी 100 Mbps आ रहा होगा, एकदम से वो क्या होगा 10 Mbps हो जाएगा। तो यूज़र का एक्सपीरियंस खराब ना हो, उसका एक्सपीरियंस डिस्टर्ब ना हो, इसके लिए एक ABR करके टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं। ओके। तो उसमें क्या होता है कि आप अगर आपने देखा होगा कई OTT एप्लीकेशन में जब आप रेजोल्यूशन सेलेक्ट करते हो ऑटो मोड आता है। हाँ हाँ। तो ऑटो मोड में जाके आप उसको सेट, ऑटो मोड अगर आप सेट कर दोगे किसी भी एप्लीकेशन में, तो आपका ABR आई मीन ट्रिगर हो जाएगा। ओके। और जैसे जैसे आपकी बैंडविड्थ बढ़ेगी आपके घर की इंटरनेट की, वैसे वैसे आपको जो बेस्ट क्वालिटी सर्व हो रही होगी उस पर्टिकुलर कंटेंट के लिए, उसमें आपको कंटेंट दिखेगा। और जैसे जैसे आपकी इंटरनेट स्पीड डिग्रेड करेगी तो वो स्विच करता रहेगा डिफरेंट डिफरेंट रेजोल्यूशन पे अकॉर्डिंग टू द बिट रेट। गॉट इट, गॉट इट। आई मीन एक फेयर आइडिया लग गया है, क्योंकि ये ऑटो मोड जो आपने बोला, ये ऑटो मोस्टली मैं यूज़ करता हूँ। और ये जब मुझे प्रॉब्लम फेस होती है नेटवर्क की, तभी मैं यूज़ करता हूँ। तो आज हाँ, मुझे समझ में आ गया कि ये जो चीज़ हो रही है, एबीआर टेक्नोलॉजी बिहाइंड इसके यूज़ हो रही है। ओके। सो आपने जैसे एबीआर के बारे में बताया, ऐसे ही मुझे एक चीज़ और पूछनी थी, क्योंकि मैं बहुत सारी मूवीज़ भी देखता हूँ। और आजकल मूवीज़ में बहुत सारी लैंग्वेजेस आने लगी हैं। ठीक है। पहले तो हिंदी इंग्लिश या इस तरीके होता था, अभी सेम मूवी मल्टीपल लैंग्वेजेस में आती है। तो ये मल्टीपल लैंग्वेजेस में जब मूवी रिलीज होती है और आप लोगों के पास आती है किसी भी आई मीन ओटीटी एप्लीकेशन पे, तो इसकी टेस्टिंग कैसे करनी होती है? इसका भी कुछ रोल होता है आपका? इसमें देखिए होता क्या है कि डिफरेंट मोस्टली कंटेंट के लिए एक हम्म। सेपरेट मोस्टली हर जगह एक टीम होती है जो हैंडल करती है सारे कंटेंट को, देखती है, जो कंटेंट की प्रूफिंग करती हैं। तो ओके। मोस्टली तो वही सारे हैंडल करते हैं कि जो भी डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में हमारे पास कंटेंट आते हैं, हम्म। क्योंकि उनके पास में उसके लिए वो सारे पीपल जो हैं वो एजुकेटेड रहते हैं, है हम्म। ना। उनके पास डिफरेंट टीम सेट होता है जो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस पे काम करते हैं। तो हम्म। वो उस चीज़ को अच्छे से सर्टिफाई करते हैं। हम्म। उसके बाद जब हमारे पास टेस्टिंग के लिए आता है तो हमें ये इंश्योर करना होता है कि जो हमारी स्विचिंग है हम्म। अ, वो प्रॉपर होनी चाहिए। सपोज एक कंटेंट है मल्टीलिंगुअल है, उसमें मराठी भी है, तेलुगु भी है, कन्नड़ा भी है ना, तमिल भी है और हिंदी भी है। हम्म। तो स्विचिंग उसकी कितनी बेटर हो रही है और उसकी जो सिंकिंग है हम्म। विद सबटाइटल वो प्रॉपर होनी चाहिए, है ना। और अगर टीम में हमारे पास कोई ऐसा ऐसा बंदा है जो जिसको वो लैंग्वेज आती है, वो एक्सपर्ट है उस लैंग्वेज में, हम्म। तो उसके थ्रू भी हम सर्टिफाई करते हैं कि हाँ वो एक एडिशनल कैपेबिलिटी हो जाती है उसके लिए। एंड मोस्टली तो मेरे ख्याल से हमारे लेवल पे इतना ही होता है, बाकी हम्म। कंटेंट टीम उसको ओके। सर्टिफाई करती ओके। ओके। गॉट इट, गॉट इट। सो एक जब कोई वीडियो आपके पास आती है, तो आपका ये मल्टीलिंगुअल स्पेशली, वो एक कंटेंट टीम उस पर मेक श्योर करती है, बाकी आप एडिशनल चेक लगाते हो। इसके अलावा एक और चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी है, रोहित, आई मीन कई सारे कंटेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कि हर लोकेशन पे अवेलेबल नहीं होते हैं। ठीक है। आई मीन है। मैंने खुद ऑब्जर्व किया है कि एक बार मैं आउट ऑफ इंडिया था और मैं कुछ एप्लीकेशंस एक्सेस करना चाह रहा था जो मैं इंडिया में रेगुलरली एक्सेस करता था। बट वो एप्लीकेशंस का जो कंटेंट है, मैं डिफरेंट कंट्रीज में नहीं एक्सेस कर पा रहा था। तो क्या इसके अराउंड भी टेस्टिंग होती है कुछ? हाँ जी। तो होता क्या है कि कई एप्लीकेशंस का डिफरेंट बिजनेस मॉडल होता है हम्म। ना। तो कुछ के लिए क्या होता है कि ग्लोबल मतलब जो कंटेंट है किसी भी एप्लीकेशन की वो ग्लोबली अवेलेबल होते हैं। कुछ एप्लीकेशंस के लिए वो ग्लोबली एक्सेसिबल नहीं होते हैं। तो डिफरेंट बिजनेस मॉडल पे जो भी जिनका भी बिजनेस मॉडल होता है उस पे वो काम करते हैं। तो इसके लिए एक जियो लोकेशन करके टर्म होती है। ओके। तो वो मैटर करती है कि सपोज फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में हमारे ये एप्लीकेशन का कंटेंट हम्म। एक्सेसिबल नहीं होना चाहिए। तो ओके। अगर मैं पाकिस्तान की लोकेशन पे जाऊंगा
तो पाकिस्तान की लोकेशन पे हमारा ऐप आपकी करंट लोकेशन पिक करेगी और वो दिखेगी, अगर हाँ लोकेशन में कंट्री इक्वल टू पाकिस्तान है तो वहाँ पे कोई भी कंटेंट आपका प्ले नहीं होगा। ओके। तो वो जियो लोकेशन है, वो आप उसकी टेस्टिंग होती है हम्म। हर जगह, और डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं, है ना। कुछ आई मीन वीपीएन वगैरह यूज़ करके लोग करते हैं, कुछ अलग तरीके से भी करते हैं। तो उसके बड़े मतलब डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं करने के। ठीक है। ओके ओके। फाइन। इसी में जब मैं ओटीटी के बारे में थोड़ा पढ़ रहा था, थोड़ा रिसर्च कर रहा था, तो मुझे कुछ टर्म्स मिले, लाइक डीआरएम। तो ये डीआरएम क्या है? डीआरएम होता है डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट। ओके। अभी क्या है कि पायरेसी बहुत ज़्यादा होती है इंडिया में, आपको पता ही है, इंडिया हम्म। के बाहर भी होती है। हम्म। तो होता क्या है कि अगर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एक कंटेंट बनाया है, प्रोड्यूस हम्म। किया है या बनाया है, या उसमें इतने पैसे लगाए हैं, तो वो नहीं चाहेगा कि उसकी पायरेसी हो। लाइक मूवीज़ आती हैं थिएटर में, है ना, और थिएटर में आते ही अगले दिन वो इंटरनेट में कहीं पे अवेलेबल हो जाती हैं, है ना। ओके। तो अब क्या है कि वो तो एक हमारी ट्रेडिशनल पायरेसी की भाई थिएटर वाली जैसे हो रही है, अब डिजिटल में कैसे पायरेसी को रोक सकते हैं, तो डिजिटल में पायरेसी को रोकने के लिए डीआरएम टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। तो अ, इसको यूज़ करने के बाद ही आपका जो कंटेंट है वो पूरा इनक्रिप्ट हो जाता है, तो जनरली कोई भी आई मीन कोई भी पायरेट नहीं कर पाएगा, आपके कंटेंट को कॉपी नहीं कर पाएगा ओके। ईजिली, है ओके। ना। और आपका कंटेंट सिक्योर रहेगा, सेफ रहेगा, आउटसाइड ऑफ योर एप्लीकेशन एक्सेसिबल नहीं होगा। हम्म। तो ये सारी चीज़ें इंश्योर करता है, और अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग डीआरएम टेक्नोलॉजीज यूज़ होती हैं। ओके। रोहित, एक चीज़ मेरे माइंड में आ रही है, क्योंकि मैं टेलीग्राम भी बहुत यूज़ करता हूँ, ठीक है, और कुछ अदर एप्लीकेशंस भी हैं जहाँ पे ये ओटीटी एप्लीकेशंस में रिलीज हुई मूवीज़ बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती हैं, राइट। मैं देखता हूँ कि टेलीग्राम लिंक आते हैं। तो वो चीज़ कैसे होती है? वो इसका पार्ट है, इस सिक्योरिटी का, आई मीन डीआरएम का पार्ट है, या कोई अदर वे होता है इसके लिए? देखिए इंडिया में क्या है कि किसी भी चीज़ का लूप होल मिल जाता है, आप कितना भी प्रोटेक्ट करके रखोगे, कुछ भी टेक्नोलॉजी यूज़ करोगे तो हम्म। लूप होल मिल जाता है। बट कुछ कंपनीज की सिक्योरिटी बहुत हाई होती है, हम्म। ठीक है। तो मतलब उस एप्लीकेशन इतना हाई सिक्योर होता है कि आप जनरली पायरेट नहीं कर सकते कंटेंट। और हम्म। कुछ कुछ वो एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन आई मीन डिपेंड कर सकता है कि हम्म। उन्होंने अपने कंटेंट को कितना सिक्योर कर रखा है, कितना अच्छे से वो इस चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं, है ना। तो उस चीज़ों से भी चीज़ें रुक जाती हैं। समझ गया मैं आपकी बात को। इसी में रोहित एक और चीज़ पूछनी थी, क्योंकि जैसे मूवीज़ के बारे में हमने बात कर ली। अब कुछ बात कर लेते हैं कुछ लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में, जहाँ पे जैसे मैचेस होते हैं। आईपीएल बहुत पॉपुलर है, राइट। और इंडिया में जब आईपीएल होता है तो आई मीन करोर्स ऑफ व्यूअर्स एप्लीकेशंस को एक्सेस करते हैं। तो ये जब ऐसा सीजन आता है, आईपीएल का सीजन मैं बोलूँ, या वर्ल्ड कप का सीजन जब आता है, तो उस टाइम पे आप लोगों के ऊपर कितना लोड होता है? क्योंकि एक एप्लीकेशन को स्टेबल रखना है, राइट। वो एप्लीकेशन आपकी चलनी चाहिए, यूजर्स वहाँ पे आई मीन आराम से उस मैच को देख सकें। इट डजेंट मैटर कितने भी यूजर्स आ जाएं। तो उस ड्यूरेशन में आप लोगों का क्या रोल रहता है? देखिए कोई भी इवेंट अगर होना है तो उसकी आई मीन नॉलेज होती है सबको कि हम्म। ये इवेंट होने वाला है, तो उसकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत पहले से ही स्टार्ट हो जाती है। हम्म। तो कोई भी ऐसे बड़ा इवेंट है, कुछ भी एक्स वाई जेड है, तो उसकी प्रिपरेशन बहुत पहले से स्टार्ट हो जाती है। और हमें एक्सपेक्टेड रहता है, हमें क्या मतलब किसी भी कंपनी को एक्सपेक्टेड रहता है कि ये इवेंट होने वाला है, इसमें इतना जो है यूज़र बेस आ सकता है, क्राउड आ सकता है, इतने कॉन्करेंट यूज़र्स आ सकते हैं, है ना। हम्म। तो वो सारी चीज़ें प्रिपेयर की जाती हैं। हम्म। और आपने देखा होगा बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो बहुत ज़्यादा डेटा आई मीन सेट आने के बाद भी हम्म। वो सीमलेस काम करती हैं, तो उसकी राइट। प्रिपरेशन बहुत पहले से होती है। और एक रोबस्ट एप्लीकेशन बनाने के लिए इंफ्रा उस लेवल का सेटअप होता है, बहुत सारी चीज़ें होती, प्रिपरेशन होती। हम्म। तो ऐसा नहीं है कि मतलब इमीडिएटली किस आज बोला कि कल हमें ये ब्रॉडकास्ट करना है, तो मतलब कुछ एडॉक नहीं होता है ऐसा। मतलब वंस इन अ वाइल ऐसा कुछ हो गया कि कुछ ऐसा अ, एकदम से इमीडिएट इवेंट आ गया जिसके लिए हमारे पास टाइम नहीं है प्रिपेयर करने के लिए, बट उसके लिए भी एक प्रिपरेशन होती है। तो लाइव अगर कोई मैच चल रहा है या कोई भी इवेंट चल रहा है तो उस टाइम पे मतलब डिफरेंट टीमें काम कर रही होती हैं, सपोर्ट टीम काम कर रही होती है, बहुत सारे लोग होते हैं जो अवेलेबल होते हैं किसी भी तरह के इश्यूज के लिए, हमेशा रेडी रहते हैं, है ना। तो हम्म। वो सारी प्रिपरेशन होती है और अच्छे से होती है। और आई थिंक मतलब लोगों को देखने को भी मिलता है कि
इतना यूज़र बेस आने के बाद भी कहीं पे कोई छोटे मोटे ग्लिचेस आएंगे ही आएंगे यार, वो एप्लीकेशन है। तो हम्म। हेयर एंड देयर थोड़ा सा स्पेकुलेशन ऊपर नीचे हो सकता है, राइट। बट मोस्टली सबका यही टारगेट होता है, यही एक कोशिश होती है कि जो भी एक एप्लीकेशन है वो सीमलेस चले, हम्म। इरिस्पेक्टिव ऑफ यूजर बेस, इरिस्पेक्टिव ऑफ कॉन्करेंट यूजर। हम्म। हमारा इंफ्रा हमें पहले से पता होता है कि इतना स्टेबल है कि इतना इतना भी लोड आ जाएगा तो भी वो स्टेबल ही रहेगा। फाइन। तो रोहित, आई मीन ये जितनी भी वीडियोस स्ट्रीम होती हैं, या मैं मूवीज की बात करूं या किसी भी तरीके के कंटेंट की बात करूं, उनके बीच में कुछ एड्स भी आते हैं, राइट? तो एड्स का भी टेस्टिंग आपके ऊपर ही होता है? हाँ, एड्स, भाई कंटेंट टेस्ट करते हैं तो एड्स भी टेस्ट करते हैं। हम्म। एड्स तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है किसी भी कंटेंट के लिए, बिकॉज उस पे सारा हमारा बिजनेस मॉडल भी एड्स पे भी रिलाई करता है। हम्म। तो एड्स बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी ओटीटी एप्लीकेशन के लिए या किसी अदर एप्लीकेशन के लिए भी, बट ओटीटी में क्या है कि विद इन द कंटेंट आपको देखने को मिलते हैं, तो एड्स बहुत डिफरेंट टाइप के एड्स आपको मिलते हैं टेस्ट करने के लिए, है हम्म। ना। मतलब एक डायनेमिक एड्स होंगे, है ना, कुछ वीडियो रिलेटेड ऐड होंगे, कुछ इमेजेस फॉर्म में ऐड होंगे, जो आपने कई बार देखा होगा स्क्रीन पे एक छोटा सा बैनर आ रहा होता है कहीं पे भी, है ना, वो भी एक तरह का ऐड है, हम्म। उसको डिस्प्ले ऐड बोल सकते हो आप, है ना। या फिर होम स्क्रीन पे आपने देखा होगा एंड्रॉयड टीवी में कि बहुत सारे एड्स चल रहे होते हैं, कई बहुत सारी एप्लीकेशंस के, है ना, कोई कहीं ट्रेलर प्ले हो रहा होता है, कहीं कुछ हो रहा होता है, तो वहाँ पे भी मतलब एड्स की टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट आती है। तो क्योंकि बहुत सारी जैसे कोई कंपनी है वो अपना ऐड, कोई उसके पास नई मूवी आई उसका ऐड वो एंड्रॉयड टीवी के होम पेज पे कराना चाहता है, हम्म। तो वहाँ पे वो प्रॉपरली प्रेजेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, कैसे आ रहा है ना, तो वो सारी चीज़ें भी मतलब स्कोप में होती हैं हमारे। ओके। ओके। फाइन फाइन रोहित। तो रोहित, एक और चीज़ मेरे दिमाग में आ रही है जो मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि इसमें आपने कंटेंट की बात कर दी, हमने अभी तक कंटेंट की ही बात करी है, वो मे बी लाइव स्ट्रीमिंग कंटेंट हो या रिकॉर्डेड कंटेंट हो। जब ये कंटेंट की बात करें तो वहाँ एक रिकॉर्डर, आई मीन प्लेयर की, जो एक प्लेयर यूज होता है हर, आई मीन ओटीटी एप्लीकेशन में, जिसपे ये आपका कंटेंट प्ले होता है, जहाँ पे आपके प्ले, पॉज, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, ये सारी चीजें होती हैं। तो इनकी टेस्टिंग कैसे आप लोग करते हो? कुछ इसके लिए अलग होता है, या एक बार आपने प्लेयर को टेस्ट कर लिया, दैट इज फाइन, वो फिर सारी एप्लीकेशन, आई मीन सारी वीडियोस पे चलेगा? क्या रहता है उस पर? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है कि अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग प्लेयर यूज़ होते हैं, ओके। है ना। अब एग्जांपल एंड्रॉयड के लिए जैसे एक एक्सो प्लेयर है ना, जिसको मीडिया थ्री भी बोलते हैं। ओके। वेब के लिए आपके बहुत सारे प्लेयर हो सकते हैं, वीडियो जीएस हो गया, है ना, बिटमोबिन हो गया, ऐसे करके बहुत सारे प्लेयर हैं, शाखा प्लेयर हो गया, है ना। तो अलग अलग प्लेटफॉर्म के अपने अलग अलग प्लेयर होते हैं, कुछ नेटिव प्लेयर भी होते हैं, जैसे आईओएस में अपने नेटिव प्लेयर होते हैं। तो प्लेयर कंट्रोल की टेस्टिंग जैसे आप बता रहे थे कि फॉरवर्ड सीक ये वो, आई मीन ये तो है ही है, ये तो बहुत जेनरिक टेस्टिंग है। प्लेयर की टेस्टिंग मीन्स आई मीन प्लेयर को आप कैसे टेस्ट कर रहे हो, प्लेयर में बहुत सारी चीजें होती हैं, प्लेयर के ऊपर केवल प्लेयर कंट्रोल्स ही नहीं होते कि प्ले अप्लॉज टेस्ट कर लिया, सीक बैकवर्ड फॉरवर्ड, है ना, तो ये हाँ। तो एक उसके मतलब एक एक एड ऑन उसकी वो कैपेबिलिटी है जो मतलब आपको दिख रही है सामने से, बट प्लेयर के पीछे बहुत कुछ चल रहा है। ओके। प्लेयर की ट्यूनिंग कैसे करी गई है ना, क्योंकि हर एप्लीकेशन के लिए प्लेयर ट्यूनिंग होती है। ठीक है, वो प्लेयर हमारा, क्योंकि प्लेयर को हम डिकोडर भी बोलते हैं, तो ओके। कंटेंट जो भी हमारा इनक्रिप्टेड फॉर्म में आता है प्लेयर उसको डिकोड करता है। ठीक है, और प्लेयर के पीछे वो सीडीएन से कैसे इंटरेक्ट कर रहा है ना, उसकी उसके ऊपर डिफरेंट नेटवर्क कंडीशंस कैसे काम करती हैं, है ना, उस और बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसके ऊपर, प्लेयर के ऊपर। ओके। तो आप प्लेयर को लिमिटेड नहीं कर सकते हम कि केवल यूआई टेस्टिंग करनी है प्लेयर के ऊपर, प्लेयर के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो जनरली मतलब हमें सीखने की ज़रूरत है और करने की ज़रूरत है। बहुत सारे स्कोप हैं प्लेयर के अंदर। ओके। फाइन। फाइन रोहित, अभी आपने एक वर्ड बोला सीडीएन, राइट? ये क्या चीज़ है? सीडीएन कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क होता है। सो मोस्टली एप्लीकेशंस, ओटीटी एप्लीकेशन सीडीएन यूज़ करती हैं, बिकॉज आपका यूज़र बेस किसी भी लोकेशन में हो सकता राइट। है ना। आप सपोज़ आप नोएडा में हो, मैं बेंगलोर में हूँ, कोई चेन्नई में हो सकता है, कोई दिल्ली में हो सकता है, कोई जम्मू कश्मीर में हो सकता है।
तो सीडीएन ये इंश्योर करता है कि आपका जो भी जहाँ जिस भी लोकेशन पे आप हो, तो हम्म, आपको ईजिली कंटेंट एक्सेसिबल हो जाए, और कम टाइम में, मतलब जो वीडियो स्टार्ट टाइम है आपका वो इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। सपोज आपका सीडीएन एक सर्वर की तरह काम करता है। सपोज बिल्कुल। आप नोएडा में बैठे हो और अगर मेरा सर्वर बैंगलोर में ही है, तो हम्म, नोएडा में अगर कोई यूज़र एक्सेसिबल करेगा तो उसको टाइम लगेगा वीडियो एक्सेस करने में, ओके। है ना। तो हम्म, सीरियन क्या करता है, वो इंश्योर करता है कि नोएडा में भी एक हमारा सर्वर हो, जिससे जब भी आप एक्सेस करो किसी भी कंटेंट को, तो वो इजीली आपके पास विदाउट टेकिंग एनी टाइम, बिकॉज आपने देखा हो कई बार कोई कंटेंट आप प्ले करते हो तो बफर होता रहता है, होता हाँ रहता है, हाँ होता है। हाँ। तो वो प्लेयर क्या करता है, बैकग्राउंड में सीडीएन को रिक्वेस्ट भेज रहा होता है, ओके। और उससे जो भी, क्योंकि डेटा हमारा चंक्स के फॉर्म में आता है ना, हम्म, चंक्स का वेट कर रहा होता है। हम्म, अब वो चंक्स हमारे कुछ भी आ सकते हैं, 4 सेकंड में आ सकते हैं, 5 सेकंड में आ सकते हैं, 10 सेकंड में आ सकते हैं, जो भी हमारी प्लेयर की ट्यूनिंग हो हम्म, उसके बेसिस पे आते हैं। एंड उस पे उसके बाद फिर वो कंटेंट प्ले होना स्टार्ट होता है, फिर वो बैकग्राउंड में रिक्वेस्ट जा ही रही होती है, मतलब वो प्लेयर हमेशा एक रिक्वेस्ट सीरियन को दे रहा होता है और उससे चंक्स ले रहा होता है और वो आपको दिखा रहा होता है। समझ। तो सीडीएन इंश्योर करता है कि किसी भी लोकेशन में आप हो और आपका जो भी एक्सपीरियंस हो, वीडियो हम्म, एक्सपीरियंस, वो सीमलेस हो। ओके ओके, गॉट इट। आपने रोहित अभी बफरिंग वर्ड यूज किया, राइट? और ये बहुत फ्रीक्वेंटली हम ऑब्जर्व करते हैं, और एज अ यूजर मैं अगर बात करूं, तो जब भी नेटवर्क मेरा थोड़ा सा भी लो होता है, इन दैट केस बफरिंग में फील करता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ, और फिर थोड़े टाइम बाद वो सही हो जाता है। तो इस चीज़ की भी टेस्टिंग होती है क्या, बफरिंग से रिलेटेड कुछ? बहुत सारे प्लेयर मेट्रिक्स की टेस्टिंग होती है, प्लेयर हम्म, की परफॉर्मेंस होती है अपनी। हम्म, अ, बहुत सारे आई मीन कई कंपनीज हैं जो इन पे काम करती हैं, ओके। अ, है ना। तो इसकी भी हमें एक क्यूए मैट्रिक्स बनानी होती है टेस्टिंग के टाइम पे, कि जो हमारा प्लेयर है वो कैसे काम कर रहा है ना, ठीक है। उसका स्टार्ट टाइम क्या है, उसका रीबफरिंग रेशियो क्या है, हम्म, और उसका जो कंटेंट प्लेबैक है वो कितना स्मूथ है हम्म, ना। और कई बार क्या होता है कि कंटेंट हमारा ठीक होता है, प्लेयर हम्म, के अंदर कुछ इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से हमारा विजुअल एक्सपीरियंस खराब हो जाता है। हम्म, है ना। तो वो हमें इंश्योर करना होता है प्लेयर टेस्टिंग के टाइम पे कि कहीं प्लेयर के अंदर कुछ ऐसा इश्यूज तो नहीं है जो हमारे कंटेंट को इंटरप्ट करेगा बीच में। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हम्म, उसके अलावा आपके बहुत सारे मैट्रिक्स प्लेयर के अलग अलग होते हैं, कि आपका एफपीएस जो भी हमारा है सेट वीडियो का, वो हम्म, एफपीएस होता है फ्रेम पर सेकंड। तो जो ओके, भी हमारी वीडियो रेंडर हो रही है वो कितने फ्रेम पर सेकंड पे हो रही है, तो वो सारी सेटिंग हमारी ट्रांसकोडिंग के टाइम पे होती है। हम्म, तो वो सारी रेंडरिंग प्रॉपर हो रही है नहीं हो रही है वीडियो की, है ना। और कई बार प्लेयर के ऐसे इश्यूज देखे होंगे कि कंटेंट हमारा कई बार फास्ट फॉरवर्ड वे में चल रहा होता है, चलने लगता है, या कब कई बार बहुत स्लो चल रहा होता है, तो वो सारी चीज़ें एक भी। चीज मैंने ऑब्जर्व करी है, रोहित, आपने जैसे ये एग्जांपल दिया, उसी एग्जांपल पे मैं बता रहा हूँ। तो ये मैंने रिसेंटली कुछ एप्लीकेशंस पे देखा था कि मेरा कंटेंट कुछ चल रहा है और पीछे ऐड आ रहा है। आई I मीन सामने वीडियो कुछ और चल रहा है, बट जो ऑडियो है वो ऐड की आ रही है। तो ये जो मिसमैच है, ये भी आई मीन एक इशू ही हुआ, राइट? हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, अब ये इशू है, अब ये आपको देखना पड़ेगा कि ये प्लेयर का इशू है, ओके। या मतलब मोस्टली तो प्लेयर का ही इशू है। हम्म, और वो किस इसका मतलब आपको रूट कॉज पता करना पड़ेगा कि क्यों आ रहा है, एड्स पीछे बैकग्राउंड में क्यों प्ले हो रहा है ना, या ऑडियो किसी और कंटेंट का प्ले हो रहा है, या ऑडियो और वीडियो का सिंकिंग मैच नहीं हो रहा है ना। ओके, पता चला वीडियो थोड़ा सा आगे चल रहा है, ऑडियो बाद में आ रहा है, या ऑडियो राइट। पहले आ जा रहा है, वीडियो बाद में आ रहा हम्म, है ना। तो वो सारे इश्यूज भी होते हैं प्लेयर में। तो मैं हम्म, वही कह रहा था कि प्लेयर के अंदर बहुत सारा स्कोप है टेस्टिंग का। हम्म। नॉट ओनली कि वो जो हम केवल उसके जो कह लो यूआई पे जो कॉन्फ़िगरेशन, दिखते हैं। यूआई बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन होते हैं ना, कंट्रोल्स जिन्हें आप बोलोगे प्लेयर कंट्रोल्स, ओके उनके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ओके ओके, फाइन। रोहित, आपने स्टार्टिंग में एक वर्ड, दो वर्ड यूज किए थे, आई मीन पैचेस एंड ग्रीन एरिया, राइट? तो इनका क्या रोल होता है, आई मीन? हमने देखा होगा कई वीडियो चल रही होती हैं तो उसमें बीच बीच में कुछ कुछ पैचेस आते हैं, है ना, लाइनिंग्स आती हैं, हाँ हाँ हाँ, है राइट। ना। और पीछे आपको थोड़ा सा धुंधला सा दिखेगा, है ना। हम्म, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ऑब्जर्व करनी होती हैं। अब ये हम्म, सारी चीज़ें आपकी आती हैं वीडियो क्वालिटी टेस्टिंग में। आप ओके। जब एक वीडियो को टेस्ट कर रहे होते हो, हम्म, तो जनरली ये वाली टेस्टिंग तब आती है कि जब हमारे
हम्म। पाइपलाइन में कुछ चेंजेस हुए हैं, या जो हमारा ट्रांसपोर्टर लेवल पे कुछ प्रोफाइलिंग चेंज हुई है, हम्म। उसके बाद हम ये सारी टेस्टिंग करते हैं और इंश्योर करते हैं कि जो प्रोफाइलिंग चेंज हुई है तो हम्म। उसकी वजह से कुछ इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए हमारी क्वालिटी के ऊपर। तो वो सारी चीज़ें आपको एक डिफरेंट स्किल सेट चाहिए देखने के लिए, बिकॉज जनरली लोग नहीं देख पाते हैं नेकेड आइज से, है ना। ओके। तो बहुत आपके पास स्किल सेट होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि जो थीम है हमारी वीडियो का, तो हम्म। वो कहीं पे कहीं देखा होगा कुछ वीडियोस में कॉन्ट्रास्ट बहुत ज़्यादा होता है, कहीं हाँ पे हाँ। कुछ है ना ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा होती हम्म। हम्म। है ना, कहीं पे डार्कनेस बहुत ज़्यादा होगा, है ना। कहीं आप किसी कॉर्नर पे देख रहे होगे कि आप वहाँ पे पैचेस हो रहा होगा या फिर वहाँ पे बिल्कुल ब्लर हो रहा होगा। राइट राइट। तो वो सारी क्वालिटी का पार्ट होता है वीडियो क्वालिटी का, जो एक डिफरेंट स्किल सेट अगर आपको पता है चीज़ें हम्म। कैसे होती है तो आप ऑब्जर्व करोगे उसको तो करते हैं। ये सारी चीजें ओटीटी टेस्टर के लिए ही हैं, राइट? ये आप लोग ही करेक्ट, करते हाँ, हो? ऑब्वियसली हाँ। अगर आपको अब वीडियो वीडियो टेस्टिंग का मतलब ये नहीं हुआ कि आपने वीडियो प्ले किया, वीडियो प्ले हो हम्म। गया और हम्म। मेरी टेस्टिंग हो गई। ओके। तो वो तो कोई भी कर लेगा ना यार। राइट तो राइट। आप फिर ओटीटी टेस्टर किस बात की हो, तो आपके पास ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए, और होती है लोगों के पास में। वो जनरली जज कर देते हैं कि हाँ यहाँ पे इशू आ रहा है, यहाँ पे ये वीडियो यहाँ नहीं, ऐसे नहीं चल रहा है ना। समझ गया आपकी बात को। मैंने बहुत सारी एप्लीकेशंस अभी तक जैसे मोबाइल में यूज़ करी हैं मैक्सिमम, ठीक है, या कुछ लैपटॉप्स पे यूज़ करी हैं। अभी स्मार्ट टीवीज पे भी बहुत सारी आपकी ऐप आ जाती हैं, ठीक है, और गेमिंग कंसोल पे भी आती हैं। तो इन सब के लिए क्या बिल्ड अलग अलग होती है, कैसा रहता है, या अलग ही डेवलपमेंट होता है सबके लिए? हाँ, मैं अलग ही डेवलपमेंट होता है, बिकॉज़ स्मार्ट टीवी में भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ओएस होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं, तो उनका सबका डेवलपमेंट अलग तरीके से होता है। जैसे आप बात करो कि सैमसंग अपने एक अलग ओएस पे चलता है ना? एलजी का अपना खुद का ओएस होता है, ऐसे करके अपने पास एंड्रॉयड टीवी उनका हम्म। अपना एंड्रॉयड पे चल रहा है ना? हम्म। तो सबके अपने अलग-अलग ओएस हैं, अलग-अलग टेक्नोलॉजी यूज़ करके डेवलपमेंट होता है, बट सबका टारगेट वही होता है कि हमारा जो एंड गोल है एप्लीकेशन का वो सेम रहे, जो भी फीचर्स हैं वो सेम रहें बट डिफरेंट। तो सबकी अलग अलग बिल्ड्स होती हैं, अलग अलग लेवल पे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे टेस्ट होता है। राइट राइट। तो ये अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए जैसे डेवलपमेंट होती है, क्या टेस्टिंग भी, आई मीन क्यूए टीम भी अलग अलग होती है, या आपको ही सारे प्लेटफॉर्म पे ही टेस्ट करना होता है? हाँ, आई मीन वो डिपेंड करता है कि आपने अपने यहाँ पे क्यूए प्रोसेस कैसा सेटअप कर रखा है ओके। और टीम को कैसे अलाइन कर रखा है ना। तो ऐसा मतलब ऐसा कोई मतलब नेसेसरी नहीं है कि एस टी एम एल टीवीज़ हैं या जो सैमसंग टीवीज़ हैं या एंड्रॉयड टीवीज़ हैं उसके लिए कोई अलग स्किल सेट चाहिए हमें, या कोई अलग बंदा करेगा, है हम्म। ना, या मोबाइल के लिए अलग करेगा। तो आई मीन एक ही बंदा सब कुछ इंश्योर कर सकता है, हम्म। बट आपके पास अगर वही डिपेंड करता है कि आपका जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में क्यूए प्रोसेस आपने कैसे सेट करना चाहते हो। हम्म। तो आप उस हिसाब से आपको डिफरेंट टीम बनानी है या एक ही टीम के से सारा कुछ कराना है। राइट तो उसमें ये भी होना चाहिए कि अगर मैं डिफरेंट टीम में भी काम कर रहा हूँ तो बट आई शुड बी एबल टू हैंडल ऑल द प्लेटफॉर्म एट अ टाइम, है ना। मुझे सारे प्लेटफॉर्म की नॉलेज भी हो, बिकॉज ऐसे ही आप ग्रो करोगे, ऐसे ही सीखोगे। राइट राइट राइट। बिकॉज फंक्शनलिटी तो सेम है हर जगह, हम्म। जस्ट दैट वो प्लेटफॉर्म का डिफरेंस है। राइट राइट राइट। बस मैं रोहित, मैंने ये सवाल इसलिए किया था क्योंकि मैं कवरेज पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देख रहा हूँ बहुत सारी कवरेज है। एक सिंगल एप्लीकेशन, सिंगल फीचर आपको कहाँ कहाँ टेस्ट करना है, कितने डिवाइसेस पे करना है, कितने वर्जन्स पे करना है, राइट? तो मैं वही सब सोच रहा हूँ कि आखिरकार अगर एक ही पर्सन इतनी सारी जगह कवरेज कर रहा है तो बैंडविड्थ का भी इशू हो सकता है, राइट? और Obviously। बैंडविड्थ का अगर इशू होगा तो मे बी क्वालिटी का भी इशू हो सकता है। इसीलिए मैंने पूछा क्या टीम्स अलग अलग होती हैं। ओके, फाइन, आई मीन फ्रॉम लर्निंग पर्सपेक्टिव ये होना चाहिए कि हम हर प्लेटफॉर्म हर डिवाइस पे काम करें तो दैट हम लर्न कर पाए। और इश्यूज प्रोस्पेक्टिव में जानना चाहूंगा, क्या इश्यूज में कुछ डिफरेंस आता है? आई मीन अगर मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ एंड्रॉइड पे या मैं अपनी स्मार्ट टीवी पे टेस्ट कर रहा हूँ, क्या डिफरेंट काइंड ऑफ इश्यूज एक्सपीरियंस कर सकते हैं हम? हाँ हाँ, बिल्कुल कर सकते हो, बिकॉज प्लेटफॉर्म अलग है, टेक्नोलॉजीज अलग हैं। तो हम्म। एक कंटेंट में भी आपका एंड्रॉयड टीवी पे चल रहा है, बट हो हम्म। सकता है वो सैमसंग पे ना चले, ओके। बिकॉज उनके पीछे जो डीआरएम टेक्नोलॉजीज यूज़ हो रही हैं वो अलग अलग यूज़ हो रही हैं, है ओके। ना। और जो उनका कंटेंट का जो एक हमारा जो प्रोटोकॉल में कंटेंट हमारे बनते हैं, हम्म। सपोज जैसे एचएलएस होता है या डैश होता है, तो कुछ जो प्लेटफॉर्म है वो एचएलएस यूज़ करते हैं, कुछ प्लेटफॉर्म डैश यूज़ करते हैं, है ना। तो
वो डिफरेंस आ सकता है, मतलब इसीलिए हम इंश्योर करते हैं कि अगर मेरे पास एक कंटेंट आया तो हम्म। वो कंटेंट जितने भी हमारे प्लेटफॉर्म, सपोर्टेड प्लेटफॉर्म है, वो सब पे चल रहा हो, ओके। है ना, इंश्योर करते हैं। तो हो सकता है ये इश्यूज आते भी हैं ऐसे बहुत कि मेरा सपोज मेरा एक कंटेंट है वो एंड्रॉयड मोबाइल में चल रहा है बट आईओएस में नहीं चल रहा है, हम्म। बस एंड्रॉयड हमारा वाइड वाइन यूज़ कर रहा है, आईओएस हमारा फेयर प्ले यूज़ कर रहा है। तो हो सकता है कि डीआरएम के लेवल पे कुछ इशू हो, या फिर अगर प्लेबैक में कोई इशू हो, ओके। प्लेबैक लेवल पे हो कि उसका कंटेंट सही तरीके से ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ है हम्म। ना, कहीं पे कोई चंक्स मिसिंग है। समझ गया बात। ओके। रोहित, हमने अभी कंटेंट की बात करी, प्लेयर की बात करी, एड्स की बात करी, वीडियो क्वालिटी की भी बात करी। अगला सवाल मेरा जो है वो है नेटवर्क से रिलेटेड। आई मीन, हमने पिछले काफ़ी सालों में नेटवर्क, जैसे कि 3G 4G 5G वाईफाई, राइट, फाइबर, इतने सारे नेटवर्क आ चुके हैं। तो क्या इनके लिए भी डिफरेंट डिफरेंट टेस्टिंग होती है, और आप कैसे इंश्योर करते हो कि अगर सेम कंटेंट 3G पे चल रहा है तो कैसे बिहेव कर रहा है, 5G पे चल रहा है कैसे बिहेव कर रहा है, तो इसके लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी होती है? देखो, ओटीटी एप्लीकेशन के लिए नेटवर्क टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ओके। इंटरप्शन टेस्टिंग जैसे, मतलब आप ऐसे समझो कि अ, होता क्या है, सपोज मैं अपने घर पे कोई भी एक मूवी है, मतलब हम्म। काफ़ी टाइम से मुझे उस मूवी का इंतजार था, एंड मूवी आ गई फाइनली एंड मैं एक्साइटेड हूँ देखने के लिए, होता है जनरली। बहुत हम्म। सारी सीरीज़ हैं, लाइक अभी रिसेंटली बहुत सारी सीरीज़ आई जो करेक्ट। जिनका लोगों को 2-2 3 3 साल से इंतजार होता है। सही है। तो अगर मैं देख रहा हूँ और मुझे देखते देखते कुछ मेरा नेटवर्क गया या कुछ गया, या हम्म। और उस टाइम पे मेरा कुछ बिहेवियर जो है अब्रप्ट हो गया, या कुछ बिहेवियर ख़राब हो गया, तो ऑब्वियसली मुझे बुरा लगेगा। तो इन सब चीज़ों को इंश्योर करने के लिए, बेस्ट यूज़र एक्सपीरियंस इंश्योर करने के लिए हम्म। हम क्या करते हैं कि डिफरेंट नेटवर्क कंडीशंस में टेस्टिंग करते हैं। हम्म। और डिफरेंट नेटवर्क कंडीशन में टेस्टिंग करने का इट डजेंट मीन कि हम अलग अलग 3G पे जाके देख लिया, 4G पे जाके देख लिया, 5G पे, वो तो करते ही हैं। right। उसके लेवल पे भी आप कितना कर सकते हो, हम्म। कितना डीप डाउन जा सकते हो, वो भी करते हैं कि आप डेडिकेटेड नेटवर्क सेटअप करते हो, है ना, उसके अंदर आप कितना आपको कितने स्पीड पे टेस्ट करना है ना। हम्म। स्पीड के साथ में बहुत सारी चीज़ें मेजर करती हैं कि नेटवर्क कंजेशन आप अगर है, वो सिनारियो कैसे रिप्रोड्यूस कर सकते हो, है ना। लेटेंसी है नेटवर्क के अंदर, वो कैसे सिनारियो रिप्रोड्यूस कर सकते हो। तो जब आपके पास खुद का नेटवर्क सेटअप होगा, डेडिकेटेड नेटवर्क सेटअप होगा टेस्टिंग के लिए, हम्म। उसके अंदर बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन होती हैं जो डिफरेंट डिफरेंट आप कर सकते हो। पैकेट फेलियर कहाँ पे करा सकते हैं, नेटवर्क पे पैकेट फेलियर हो गया तो क्या हुआ, हम्म। है ना। और क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि आपकी सपोज आपके पास घर में बैंडविड्थ 100 Mbps की है, बट वहाँ पे कुछ लेटेंसी हो नेटवर्क के अंदर, ओके। है ना। तो नेटवर्क स्पीड तो आपकी सही हो रही बता रहा होगा, बट इंटरनेट में प्रॉब्लम आती है। हम्म। या फिर कंजेशन हो कि जैसे आप भीड़ भाड़ वाले कभी जगह में जाओ और हाँ। वहाँ पे इंटरनेट चलाने की कोशिश करो, तो हो सकता है आपके पास 5G आ रहा होगा, दिख रहा होगा, बट वो वर्क नहीं स्पीड कर आप रहा। उस हिसाब से नहीं चल रही होगी, है ना, नेटवर्क आपका वैसा नहीं चल रहा होगा। हम्म। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे सिनारियोज होते हैं कि आप वाइल ट्रैवलिंग, अगर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और मैं हम्म। कुछ वॉच कर रहा हूँ हम्म। इंटरनेट के ऊपर, हम्म। तो वहाँ पे भी मेरा एक्सपीरियंस ख़राब नहीं होना चाहिए। तो वो सारे सारे सिनारियोज को भी कैसे हम रेप्लिकेट कर सकते हैं हम्म। टेस्टिंग के टाइम पे, तो वो देखना पड़ेगा हमें। ओके। ओके, तो तो बहुत इसके लिए सारी कुछ, चीज़ें नेटवर्क के हाँ, अंदर। इसके लिए कुछ टूल्स होते हैं या कैसे, क्या करते हैं? टूल्स होते हैं, बहुत सारे टूल, थर्ड पार्टी टूल्स भी आते हैं, प्लस अपना भी आप सेटअप कर सकते हो। ओके। ओके। गॉट इट, गॉट इट। रोहित, एक सवाल और है, जो कि आपकी, जैसे आप एक एप्लीकेशन टेस्ट करो, मैं बोलता हूँ एक्स एप्लीकेशन आप टेस्ट करो, और वही एप्लीकेशन एज अ थर्ड पार्टी, आई मीन थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में भी इंटीग्रेटेड है, राइट? तो वहाँ पे टेस्टिंग का क्या डिफरेंस आता है? एक आप पर्सनली आप अपनी एप्लीकेशन पे डेडिकेटेड टेस्टिंग करते हो, और एक उस प्लेटफॉर्म पे भी आपकी एप्लीकेशन अवेलेबल है, तो दोनों की टेस्टिंग में कितना डिफरेंस है? यार मतलब हाँ, ये चीज़ें होती हैं। हम्म। और आजकल तो मतलब ट्रेंडिंग है ये एग्रीगेटर वाला कॉन्सेप्ट। ओके। एक एप्लीकेशन के अंदर हम बहुत सारी एप्लीकेशन डाल सकते हैं और उसको एज अ बिजनेस यूज़ कर सकते हैं। हम्म। तो होता है, और मतलब इनकी हमारी पार्टनरशिप होती है कई कंपनीज के साथ में। ओके। तो उसमें दोनों साइड से टेस्टिंग रिक्वायर्ड होती है, हमारे साइड में से भी और जो उनके साइड से भी होती है। बिकॉज़ ओके। दोनों को अपनी क्वालिटी मेंटेन करके रखनी है। मतलब राइट। हम भी ये चाहते हैं कि हमारे कोई भी देयर शुड नॉट बी एनी क्वालिटी, है ना, कि वही। गैप नहीं होना चाहिए।
कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे हम क्वालिटी के साथ में। और वो जहाँ पे हम अपनी एप्लीकेशंस को दे रहे हैं जिनके साथ में, तो उसके बाद वो भी अपने लेवल से जितनी अच्छी अच्छी टेस्टिंग कर सकते हैं वो करते हैं, इंश्योर करते हैं कि हम्म। जो एक्सपीरियंस है वो सीमलेस हो दोनों साइड से। और जब दोनों साइड से इंश्योर हो जाता है तभी वो आगे जाता है। ओके, गॉट इट, गॉट इट। रोहित, जैसे ये ओटीटी एप्लीकेशंस टेस्ट करते हैं, मैंने देखा है बहुत बड़ी टीवीज का भी यूज करते हैं, बड़ी बड़ी टीवीज का, जब स्पेशली टीवी रिलेटेड होता है, तो ये इतना बड़ी टीवी यूज करने का क्या रीजन होता है? क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे स्क्रीन साइज है, राइट? तो स्पेसिफिक कुछ स्क्रीन साइज पे ही टेस्ट किया जाता है, क्या होता है उसमें? देखिए, होता क्या है कि आजकल टीवी में बहुत सारी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो और एनहांस हो रही हैं। टीवी के ऊपर बहुत सारी नई-नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं ना, क्यूलेड है हम्म, ना? तो ये सारी चीज़ें ओलेड, क्यूलेड ये सभी टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं जो आपके एक्सपीरियंस को एनहांस करने के लिए। राइट। तो होता क्या है कि अब नई टर्म आपने सुनी होगी, डॉल्बी विज़न करके भी हाँ, हाँ। अब कंटेंट मिल रहे हैं, डॉल्बी विज़न में मिलते हैं, एटमॉस ऑडियो में मिलते हैं। हम्म। तो इनकी भी टेस्टिंग इंश्योर करनी पड़ती है। तो इसके लिए भी आप इंश्योर करो कि आपके पास प्रॉपर सेटअप होना चाहिए, है ना? ओके। जो आपको जहाँ पे आप बैठ के एटमॉस ऑडियो टेस्ट कर पाओ या डॉल्बी विज़न की क्वालिटी को टेस्ट कर पाओ, तो इसके लिए आप नॉर्मल टीवी पे नहीं कर पाओगे। आपको वो उस कैपेबिलिटी का एक टीवी लेना पड़ेगा, है हम्म। ना? टेस्ट करने के लिए। अभी तो जैसे 4K कंटेंट्स काफ़ी आ गए हैं मार्केट में, अब 8K कंटेंट्स का भी ट्रेंड आ रहा है धीरे-धीरे। अच्छा। तो अब 8K कंटेंट्स के लिए टीवी भी हमारा 8K सपोर्टेड होना चाहिए, है ना? तो जैसे-जैसे वो भी टेक्नोलॉजी आएगी तो उसके लिए भी लोग प्रिपरेशन करेंगे और हम्म। उसके लिए भी अपने पास एक टेस्ट डेटा क्रिएट करेंगे या टीवीज़ या जो भी हार्डवेयर रिक्वायर्ड होगा। हम्म। तो वो ज़रूरी होता है करना, बिकॉज़ हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या एक हमारा यूज़र बेस कहाँ-कहाँ पे है ठीक है। और दूसरा हमारा जो नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं उसके साथ हम कितना कंपैटिबल हैं। करेक्ट। तो वो सारी चीज़ें इंश्योर करनी होती है, क्योंकि आप यूज़र को ही नहीं बोल सकते ना कि आप अपने घर में बड़ा टीवी मत लगवाओ, हमारा सपोर्ट नहीं है। राइट, है राइट। ना? समझ। आपको इंश्योर करना पड़ेगा। हाँ, हाँ, और इतना टीवी के टाइप्स इतने हो चुके हैं, तो उसके लिए तो टेस्टिंग करना बनता है, राइट? रोहित, ऑटोमेशन की अगर बात करें, हम वेब एप्लीकेशंस की ऑटोमेशन करते हैं, एपीआई ऑटोमेशन की बात करते हैं, राइट? अब यहाँ ओटीटी जो एप्लीकेशन है, और क्योंकि आपने इतना सारा कवरेज एरिया बता दिया, इतने डिवाइसेस बता दिए मुझे, तो यहाँ पे ऑटोमेशन का क्या रोल होता है? क्या ऑटोमेशन अचीव कर सकते हैं या कोई चैलेंजेस हैं यहाँ पे? नहीं, अचीव कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ओके। और वो तो किसी भी एप्लीकेशन में होता है कि हम ये देखते हैं कि कौन-सा एरिया हम ऑटोमेट कर सकते हैं, कौन-सा एरिया नहीं हो सकता ऑटोमेट। तो चैलेंजेस हर जगह होता है, 100% तो कुछ भी ऑटोमेट नहीं हो सकता है ना? राइट, राइट। तो हम सारी चीज़ें ऑटोमेट कर सकते हैं और नॉर्मली अपने जो भी हमारे टूल्स होते हैं, उनके थ्रू ही अचीव करते हैं और करते हैं। और सारे प्लेटफ़ॉर्म पे अब तो टीवी के भी ऑटोमेशन हो जाते हैं। बहुत सारे टूल्स आ गए हैं टीवी पे जो ऑटोमेट करते हैं, या जो एक्जिस्टिंग टूल्स हैं वो भी कैपेबिलिटी देते हैं कि आप अपनी टीवी पे भी ऑटोमेशन कर सकते हो, है ना? ओके, ओके, तो ऑटोमेशन इज़ अचीवेबल, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, बट आपको ये देखना होगा कि हमें ऑटोमेशन का स्कोप और कहाँ-कहाँ हो सकता है। ओके, है ना? कि एप्लीकेशन साइड पे, फ्रंट यूआई साइड पे आप कितना ऑटोमेट कर सकते हो, बैकएंड साइड पे आपको क्या-क्या चीज़ें ऑटोमेट कर सकते हो, है ना? वीडियो ओके। साइड में आप क्या-क्या ऑटोमेट कर सकते हो, हम्म। वीडियो पाइपलाइन के अंदर आप क्या-क्या ऑटोमेट कर सकते हो, है ना? समझ तो गया। वो सारी चीज़ें आपको स्कोप देखना पड़ेगा और आपको स्कोप तभी आप डिसाइड कर पाओगे जब आपको जितनी नॉलेज होगी हम्म। सिस्टम के बारे में। के बारे में। राइट, राइट, राइट। तो रोहित, आपकी जो ये जर्नी रही, इस जर्नी में स्पेशली ओटीटी डोमेन में आपने जो काम किया, उसमें आपके पर्सनल क्या चैलेंजेस रहे और आपने उनको कैसे ओवरकम किया? बिकॉज ये जो जर्नी आपकी स्टार्ट हुई होगी, डेफिनेटली आज तो बहुत कंटेंट है अवेलेबल मार्केट में। आप यूट्यूब उठा सकते हो या बहुत सारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म उठा सकते हो, वहाँ पे आपको कंटेंट मिल सकता है, बट आपको नहीं मिला होगा। तो आपने इस जर्नी को कैसे परसू किया और क्या चैलेंजेस आए और उनको कैसे ओवरकम किया? करेक्ट। ये तो हाँ, सो जब स्टार्ट किया था तब चीज़ें नहीं पता थी, हम्म। बट होता है कि आप कोई भी है ना, पहले से सीख के नहीं आता है। आप राइट। यहीं आते हो, यहीं पे सीखते हो, ग्रो करते हो। तो अगर आपके अंदर ईगरनेस है सीखने की, है ना, तो आप किसी चीज़ को समझना चाहते हो, सीखना चाहते हो, आप एंथु कितना ज़्यादा हो किसी चीज़ के लिए, तो हम्म। वो मैटर करता है। तो मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ही चीज़ें सीखी हैं। हम्म। और स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती थी कि चीज़ें नहीं पता होती थी कि ट्रांसकोडिंग क्या होती है, क्यों करते हैं, है हम्म। ना?
डिफरेंट रेजोल्यूशंस क्यों बनाते हैं हम, क्या ऑब्जेक्टिव होता है ना, डीआरएम टेक्नोलॉजीज क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं, राइट। तो कैसे और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें टेस्ट कर सकते हैं, किस लेवल पे जाके टेस्ट कर सकते हैं, है हम्म। ना। जैसे आपको ये बहुत कम लोगों को पता होगा कि मोबाइल में भी डिफरेंट डीआरएम सिक्योरिटी लेवल्स होते हैं एंड्रॉयड मोबाइल के हाँ। अंदर, है ना, हाँ। L1 L3। तो उसके अंदर भी लेवल की अलग लेवल की टेस्टिंग होती है कि L1 पे हमारा कंटेंट चल रहा है नहीं चल रहा है, L3 डिवाइसेस पे चल रहा है नहीं चल रहा है। हम्म। तो वो सारी चीज़ें भी इंश्योर करते हैं हम। तो ये सारी चीज़ें आपको करते करते ही सीखने को मिलेंगी। बट हम्म। अगर आप यहाँ पे आ रहे हो काम करने, तो आपको हम्म। बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि वीडियो फ्रेम रेट्स कैसे काम करते हैं, है ना, और कैसे एक वीडियो की जर्नी क्या होती है, वीडियो कैसे क्रिएट होती है, उसके बाद हमारे अ, मतलब एप्लीकेशन तक वो कैसे पहुंच रही है। तो एक ओके। हाई लेवल आर्किटेक्चरल नॉलेज आपको होनी चाहिए, सो दैट आप उस हिसाब से भी आप अपना थॉट प्रोसेस बिल्ड कर पाओगे और फिर कर उस सकते हिसाब हैं। से आप टेस्टिंग कर पाओगे। तो वो समझ बहुत ज़रूरी होता है। समझ गया। इसी में एक चीज़ और पूछनी थी रोहित आपसे, क्योंकि अभी बहुत सारे फ्रेशर्स राइट मार्केट में हैं, और वो जॉब सर्च कर रहे हैं। मे बी उन्हें इस ओटीटी डोमेन में काम करने का मौका मिले। इस वीडियो के बाद शायद उनके अंदर और उत्सुकता हो जानने के बारे में ओटीटी से रिलेटेड, राइट। तो अगर एक फ्रेशर है वो ओटीटी डोमेन में काम करना चाहता है, वो कैसे आगे बढ़े? आई मीन उसका क्या रोड मैप होना चाहिए, और उसके लिए कहीं से कोई कंटेंट मिल सकता है क्या उसे? यार ये कंटेंट मैं पढ़ लूँ तो एटलीस्ट मुझे बेसिक आइडिया हो जाएगा ओटीटी का। यार देखो, कंटेंट तो हर चीज़ के लिए अवेलेबल है हम्म। मोस्टली। हम्म। आपको आपको ये देखना है कि आपको सीखना क्या है, पढ़ना क्या है ना। तो उस हिसाब से अगर आप सर्च करने जाओगे तो आपको बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल हो जाएंगे। हम्म। और लेकिन अगर एक फ्रेशर लेवल पे हो और आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो फर्स्ट आप आइडिया, मतलब आप ऐसे आइडिया लगा सकते हो, क्योंकि ओटीटी एप्लीकेशन ऐसा नहीं है कि नोन नहीं है किसी को, एवरीबडी यूज इट ना ऑन अ बिल्कुल। डेली बेसिस, है ना। तो आपको ये देखना है कि क्या क्या चीज़ें होती आ रही हैं उसके अंदर, कैसे आ रही हैं, है ना, कैसे सिस्टम वर्क करता है, क्या क्या माइक्रो सर्विसेज कैसे काम करती हैं, कौन सी एपीआईज कैसे इंटीग्रेटेड होती हैं। हम्म। और वीडियोस के बारे में आपको स्पेशली समझना होगा कि वीडियो टेक्नोलॉजीज कैसे चलती हैं, है ना, इसके ऊपर और क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसमें स्कोप ऑफ टेस्टिंग क्या क्या है, अच्छा। और क्या क्या कर सकते हैं, ऑटोमेशन में क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कैसे ऑटोमेट करते हैं, हम्म। प्लेयर को कैसे ऑटोमेट करेंगे, है ना, हम्म। उसमें क्या क्या चीज़ें हमें मिल सकती हैं ऑटोमेशन करने के लिए। राइट। तो वो सारी चीज़ें अगर आप सीखना स्टार्ट करोगे, पढ़ना स्टार्ट करोगे, तो आप धीरे धीरे आप एक अच्छा अचीव कर लोगे, एक लेवल अचीव कर लोगे आप। राइट। 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 मुझे जो मोटा मोटा समझ आया रोहित आपकी बातों से, कि अगर किसी को स्टार्ट करना है तो कंटेंट के बारे में देखें, प्लेयर के बारे में देखें, एड्स के बारे में देखें, क्वालिटी के बारे में देखें कि वीडियो क्वालिटी कैसे हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो एक मोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, इनके अराउंड जाए और उनको थोड़ा एक्सप्लोर करें, तो बेटर एक एक्सपीरियंस हो सकता है ओटीटी डोमेन में आने के लिए। करेक्ट। करेक्ट, करेक्ट। ओके। रोहित आई मीन जब हम बात करते हैं क्यूए कम्युनिटी की, तो क्यूए कम्युनिटी में बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस भी होती हैं जिनसे बहुत सारे नेटवर्किंग भी बनती है और बहुत सारा नॉलेज भी मिलता है। तो अगर मैं ओटीटी डोमेन की बात करूं, तो क्या यहाँ पे भी कुछ ऐसी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं जहाँ पे नेटवर्किंग एंड नॉलेज शेयरिंग होती है? बहुत सारी होती हैं, बहुत सारी होती हैं। अभी रिसेंटली एक ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने बेंगलोर में कराया था, ओके। है ना, एक कॉन्फ्रेंस कराई थी। जैसे एम्स्टर्डम में हर हर साल एक आईबीसी करके एक कॉन्फ्रेंस होती ओके। है ना। और एक यूएस में होती है नैप करके, ओके। एनएबी करके। तो इस तरह से बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। बट हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे लिए क्या रिलेवेंट है और ज़रूरी है। एलिमेंट है और कहाँ पे हमारे नॉलेज शेयरिंग हो रही है, कहाँ पे हमारे अपने कॉन्टेक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं। तो राइट। उस राइट। हिसाब से अपने इंटरेस्ट के हिसाब से हम जा सकते हैं उसमें। ओके। ओके। फाइन रोहित। रोहित मेरा लास्ट सवाल आपसे, और वो सवाल है आपकी, आई मीन आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आपकी प्रोडिक्शन क्या है? आई मीन नेक्स्ट 5 ईयर्स की अगर मैं बात करूं, ओटीटी का फ्यूचर कैसा लग रहा है आपको? अगर इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशंस की बात करूं, या इन टर्म्स ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात करूं, आपको कैसा लग रहा है? सी ओटीटी का फ्यूचर तो ब्राइट है एनीवे, बिकॉज आप यू कैन सी कि कॉर्ड कटिंग हो रही है। कॉर्ड कटिंग एज इन कि जो हमें ट्रेडिशनल केबल टीवीज थे जनरली, हाँ। वो बहुत घरों से खत्म लोग हो हटा चुकी दिए हैं, है ना। है। और अब
सारा इंटरनेट पे टीवी देखना लोगों ने स्टार्ट कर दिया है ना। लाइव चैनल्स भी, अब जो लोग पहले एक सैटेलाइट टीवी पे देखते थे, अब राइट। वो जनरली ओटीटी एप्लीकेशन के अंदर भी जाके देखने लगे हैं ना। मैचेस भी, जो भी स्पोर्ट्स भी आता है, वो जनरली लोग ओटीटी के अंदर। तो फ्यूचर तो ब्राइट ही है। जॉब अपॉर्चुनिटीज भी होंगी ही होंगी ऑब्वियसली, जब इतना ज़्यादा काम होगा तो उसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज भी होंगी। इसके अलावा बाकी चीज़ें भी मतलब इवॉल्व होंगी टाइम के साथ में। एंड जो बाकी चीज़ें हैं वो तो, जैसे मैं अगर बात करूं पिछले 10 साल में, तो अभी पिछले 10 साल की ओटीटी एप्लीकेशन की टेस्टिंग से और अब की ओटीटी एप्लीकेशन की टेस्टिंग में बहुत सारे डिफरेंसेस आ गए हैं, ओके। है ना। तो बहुत सारे टूल्स आ गए हैं, बहुत सारे टेक्निक्स आ गए हैं, जो पहले चीज़ें नहीं हो पाती थी ऑटोमेशन के पर्सपेक्टिव से भी, वो भी अब हो जाती हैं। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये इवॉल्व करेगा ही करेगा, है ना। अब तो जैसे एआई वगैरह भी आ गया है बहुत ज़्यादा। राइट तो राइट। एआई में हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सा एआई और किस तरह से वो हमको हेल्प कर सकता है हमारी टेस्टिंग के अंदर, है ना। हमारे ऑटोमेशन के अंदर वो कैसे हमको हेल्प कर सकता है। तो हमें भी वो एक्सप्लोर करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके लिए भी चैलेंजेस होते जाते हैं कि आपको भी लर्निंग अपनी रखनी है, और आप बेटर क्या कर सकते हो और बेटर कैसे कर सकते हो चीज़ों को, समझ है ना। गया समझ गया समझ गया। ओके ओके फाइन रोहित, आपने इतना टाइम दिया और इतना डिटेल में ओटीटी के बारे में बताया। आई एम श्योर ऑडियंस इसको देखेगी और बहुत सारी चीज़ें उनके माइंड में आएगी। आपके पास रीच आउट भी कर सकते हैं इन सारी क्वेरीज के बारे में। बहुत सारी चीज़ें हमने ट्राई करा कवर करने का, मे भी बहुत सारी चीज़ें हों जो और भी हम कवर कर सकते हैं इन अपकमिंग सेशंस, आई मीन। सो थैंक यू, आई मीन रोहित, फ्रॉम माई एंड दैट्स इट। अगर आपको कुछ और ऐड ऑन करना हो आप कर सकते हो, I mean। नहीं यार, थैंक यू सो मच श्रीकांत फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक ऑन योर पॉडकास्ट। मेरा यही ऑब्जेक्टिव है कि जो लोगों तक जो भी नॉलेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच पाए, है ना। और अगर हमारे पास कुछ नॉलेज है और हम किसी के साथ में शेयर कर सकते हैं तो उससे अच्छी कोई बात नहीं होती। करेक्ट। तो कम्युनिटी को हमें देना चाहिए जो भी हमारे पास में है। और मैं तो ये चाहूँगा कि जो भी लोग हैं वो सीखें और इस इंडस्ट्री के बारे में समझें, इसमें डिफरेंट टेस्टिंग कैसे हो सकती हैं और क्या क्या नया ऐड ऑन कर सकते हैं, है ना। वो भी वो लेके आएँ और इसमें ऐड करें, कंट्रीब्यूट करें। और किसी को भी कुछ डिस्कशन अगर लगता है कि कहीं पे कोई कंफ्यूजन है या कुछ कोई डायरेक्टली डिस्कशन करना चाहता है, तो दे कैन डायरेक्टली रीच आउट टू मी, है ना, वाया लिंक्डइन। और जो भी है, आप आ सकते हो एंड वी कैन स्पीक मोर ऑन द ओटीटी थिंग्स एंड टेक्नोलॉजीज, एंड कैसे ऑटोमेशन कर सकते हैं, कैसे फंक्शनल टेस्टिंग को कैसे अच्छे से अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो दे कैन कनेक्ट विद मी सेपरेटली। थैंक यू रोहित, थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू।